हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियोस का आनंद इस समय ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस युग पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चित्रों के माध्यम से कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान का फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको ये सारी बातें बताएंगे कि मानव की आहार नाल क्या है, आहार नाल के विभिन्न अंग और भाग कौन कौन से हैं, उनका क्या कार्य है और उनका चित्र जैसा कि आपको कंटिन्यू स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आप चित्रों को देख करके, चित्रों के माध्यम से जीव विज्ञान के इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब हमें पोषण तो अब हो गया, पोषण की आवश्यकताएं भी होती हैं। तो हमें पोषण को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में वृद्धि के लिए, जो हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए और रोगों से लड़ने के लिए सहायक होता है। तो बच्चों, आज हम लोग डायग्राम के माध्यम से पाचन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं पोषण क्या होता है, अब पाचन समझते हैं क्या होता है। जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भौतिक एवं रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसके द्वारा सरल क्रियाओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। अब फिर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारा पाचन मुख गुहा में होता है। तो अब मुख गुहा में हमारा पाचन किस प्रकार होता है। तो मुख गुहा में हमारे टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है, जो हमारे भोजन को, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा आता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। तो मुख गुहा में पाचन हो गया हमारा। अब अमाशय में पाचन होगा। मुख गुहा से हमारे ग्रसनी द्वारा जाता है हमारे अमाशय में। फिर अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। अमाशय जो हमारा होता उदर गुहा में स्थित होता है। और क्या आप जानते हैं कि ये तो अमाशय हमारे जे आकार की थैलीनुमा एक संरचना होती है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। अमाशय में उपस्थित पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं, जिससे जठर रस निकलकर भोजन में मिल जाता है। जठर रस में उपस्थित HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। अब इनका कार्य क्या होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचक करके उन्हें पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन दुग्ध को दही में परिवर्तित करता है। लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है। अब यहाँ से हमारा भोजन ग्रहणी में पहुँचता है। तो अब हमारा भोजन ग्रहणी में पहुँचता है। ग्रहणी में अपचा भोजन कायम पहले पित्त रस यानी कि बाइल जूस तथा बाद में अग्न्याशी रस निकलता है। पित्त रस क्षारी होता है। यह भोजन की अम्लता को दूर करता तथा अग्न्याशी रस में 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला ट्रिप्सिन। तो बच्चों, ग्रहणी में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। जैसा कि आपको चार्ट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं क्षुद्रांत पर, यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। इस कारण उस पर एंजाइम्स का कार्य करना कठिन हो जाता है। इस कार्य में पित्त रस उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ने में सहायक करता है। क्षुद्रांत की भित्ति में आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। इसमें कई एंजाइम्स होते हैं। ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को एमिनो अम्ल और माल्टेज
इन्वर्टेज, लैक्टेज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में तथा लाइपेज शेष वसाओं को ग्लिसरॉल में बदल देता है। और जैसा कि आपको चार्ट्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब आते हैं अग्न्याशय के कार्य क्या होते हैं। वर्क ऑफ पैनक्रियाज। सबसे पहले होता है बहिस्रावी। अग्न्याशय के ग्रंथि के दो भाग होते हैं। पहला होता है बहिस्रावी, दूसरा होता है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली अल्फा कोशिका। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोजन नामक हार्मोन्स स्रावित करती हैं जो संचित किए गए भोजन के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। क्षुद्रांत में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। पाचन के बाद जल में विलेय पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य रुधिर करता है। छोटी आंत में अवशोषण का तल बढ़ाने के लिए अनेक सूक्ष्म भार होते हैं जिन्हें रसांकुर दीर्घ रोम कहते हैं। रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में विसरण द्वारा एमिनो अम्ल, शर्कराओं, लवणों तथा विटामिन्स का जल के साथ अवशोषण होता है। रुधिर लसिका आदि तरल भोज्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। वहां इसके उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों के मरम्मत में होता है। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर अच्छे अच्छे डायग्राम्स देख रहे होंगे जिसके माध्यम से आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने में हेल्पफुल होंगे। तो बच्चे, अब जानते हैं यकृत के बारे में। व्हाट इज़ लीवर? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। इसमें ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय गाल ब्लैडर कहते हैं। इससे पित्तरस का स्राव होता है। अब जानते हैं इनके कार्य के बारे में। अब हम जानते हैं यकृत के कार्य क्या है हमारे शरीर के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो यकृत है वो पित्तरस का स्राव करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, हिपेरिन नामक एंजाइम का स्राव करता है, ग्लाइकोजन का संचय करता है। तो यह मानव के हृदय के बारे में। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। हृदय में 2 आलिंद व 2 निलय सहित 4 वेश्म यानी कि चैम्बर होते हैं। हृदय का भार 300 ग्राम है तथा रंग गहरा लाल व बैंगनी होता है। यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। हृदयावर्णी गुहा में पारदर्शी द्रव भरा रहता है जो हृदय को नम बनाए रखता है तथा बाहरी आघातों से ताप से रक्षा करता है। आलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है तथा निलय हृदय का निचला शंक्वाकार भाग होता है। शरीर से रुधिर लाने वाली महाशिराओं दाएं आलिंद में खुलती हैं तथा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुस शिराएं बाएं आलिंद में खुलती हैं। तत्पश्चात महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। और मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। तो अब हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वह मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह हानिकारक पदार्थों को रुधिर से छानकर मूत्र के रूप में निकाल। वृक्क किडनी सेम के बीच के आकार की भूरे लाल रंग की होती है जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों की संख्या में वृक्क नलिका होती है जिसका ऊपरी सिरा एक कप जैसा होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का संघन गुच्छ होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। मनुष्य में दायां वृक्क
बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। फंक्शन ऑफ किडनी, वृक्क के कार्य। वृक्क अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। यह नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। यह रुधिर के माध्यम से अंतः वातावरण को संतुलित बनाए तथा